So welcome to the session, and the topic that we are going to discuss is translation and society, the emergence of a conceptual relationship. The name of the author, Daniel Simoni. Okay. The pronunciation is Daniel Simoni. So before we start the study of this work, let us do an activity. चलो दीपिका पांडे से सुनते हैं सबसे। दीपिका जी प्रेजेंट है तो माइक ऑन करेंगे। जी जी सर। हाँ जी सर हम पूरा नहीं लिख पाए, बस एक सेंटेंस ऊपर का लिख पाए हैं। एक उच्च सुवर सम्मेलन को कमजोर कर दिया गया, बस सर इतना ही लिख पाए। एक उच्च कौन से सम्मेलन को? सुवर सुअर अरिस्टोक्रेटिक का सर, नहीं सर, सुवर सुवर एरिस्टोक्रेटिक का सर हमको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं याद आ रहा था। अच्छा अच्छा ओके ओके ठीक है, वेल राइट, गुड जॉब। अभी चलते हैं हम लोग नवीन के पास, नवीन सिंह। हाँ सर। सर मैंने किया है ये खानदानी अमीरों की शालीनता को नए अमीर के एक कथन ने भंग कर दिया। नए अमीर के एक कथन ने भंग कर दिया। एक कथन ने भंग कर दिया। गुड, वेल राइट, थैंक यू सर। वेल राइट। शिवानी के पास है, थोड़ा एक रिसर्चर व्यू भी देखते हैं। सर ये है कि नवीन संपत्तिवान औद्योगिक के क्रूड मूल्यांकन के द्वारा परिष्कृत चमक को कम आंका गया। कम आंका गया, अंडरमाइंड। वेल राइट। ओके, तो जिन लोगों ने भी ट्रांसलेशन किया आप देखेंगे कि सबके शब्दों में अलग अलग इस्तेमाल किया गया है, सबके शब्द अलग अलग, द वर्ड्स आर डिफरेंट। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि आपके पास जो शब्द हैं आप वही तो इस्तेमाल करेंगे। आपके डिक्शनरी में जो वर्ड्स हैं आप उतने ही इस्तेमाल करेंगे, उस दायरे के बाहर सोच ही नहीं सकते हैं, उस नक्शे को आप देख ही नहीं सकते हैं, उस नदी को देख ही नहीं सकते हैं जो आपने कभी जिंदगी में देखा है ना सोचा है। तो यह जरूरी है कि हम यह जाने कि हमारे जो शब्द हैं, हमारे जो वर्ड्स हैं, ये आखिर फॉर्म कैसे होते हैं, कहाँ से आते हैं ये, और सबके शब्द अलग अलग ही क्यों हो जाते हैं, एक समान क्यों नहीं होते। सभी वही एनसीईआरटी की किताब पढ़ के आते हैं, वही रेनल्ड मार्टिन की ग्रामर पढ़ के आते हैं, फिर सबके शब्द अलग अलग क्यों हो जाते हैं, सबके ट्रांसलेशन डिफरेंट डिफरेंट क्यों हो जाते हैं? Isn't it? Because सर तरीका अलग होता है, पर्सपेक्टिव अलग होते हैं सर। ये पर्सपेक्टिव अलग कैसे हो जाता है? That's a question. बिकॉज सर जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं या जिस कल्चर में हम लोग पले बड़े होते हैं वो बहुत अफेक्ट करता है। अगर हम लोग इसको साइंटिफिकली देखें या थ्योरेटिकली प्रूव करने की कोशिश करें, व्हाट सच्योर सेज द कॉन्सेप्ट व्हिच इज बिल्ट इन आवर माइंड, और if we will talk about Chomsky, he also says that a child learns through their society or the culture or the conventions. So these are the reasons that we choose different words. जिन चीजों को हमने देखा होता है या बचपन से जिसको हम लोग सुने होते हैं, हम उसे ही इमेजिन कर पाते हैं। वेरी ट्रू, 100% राइट। इसका मतलब कि हमारा जो लैंग्वेज है हमारे सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, राइट। द लैंग्वेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोसाइटी एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज सोशियोलिंग्विस्टिक्स, राइट। तो अभी आप सबको ये मैटर बिल्कुल क्लियर हो गया है कि हमारा लैंग्वेज हमारी सोसाइटी से जुड़ा है। जिसका जैसा समाज है, जिस समाज में, जिस परिवार में, जिस संस्कार में जो रहा है वैसे ही उसके शब्द हैं।
और इसी को सोशियो लिंग्विस्टिक में हमें स्टडी करना होता है कि किस समाज में आप आए हैं तो आपका लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज ही आपके समाज को बताते हैं कि आप कौन से समाज से हैं, हायर क्लास से हैं कि लोअर क्लास से हैं कि मिडिल क्लास से हैं। ये कैसे पता चलेगा? आपके लैंग्वेज से पता चल जाएगा, राइट। इसी सोशियो लिंग्विस्टिक को एक बहुत बड़े फिलोसोफर और सोशियो लिंग्विस्ट पायर बोर्डो ने स्टडी किया। पायर बोर्डो ने स्टडी किया और पायर बोर्डो ने कहा कि आप लोग जिस तरह से अलग अलग शब्द इस्तेमाल कर रहे थे ट्रांसलेशन के लिए, इसी को उन्होंने एक नाम दिया हैबिटस। इसका क्या नाम दिया? हैबिटस। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हैबिटस क्या है, फिर हम आएंगे अपने ऐसे के ऊपर। हैबिटस का मतलब उन सारे हैबिट्स, चाहे वो लैंग्वेज के हों, चाहे वो बिहेवियर के हों, चाहे वो बोल चाल के हों, चाहे वो उठने बैठने की आदतें हों, चाहे वो चलने की आदत हो, चाहे वो स्पाइन को सीधा करके बैठने या फिर आगे झुक करके बैठने की आदत हो, चाहे वो बात करते हुए आंख मारने की आदत हो, ये सब क्या है? ये हैबिटस है। तो सबसे पहले हम समझते हैं हैबिटस क्या है, क्योंकि ये जो पूरा रिसर्च पेपर है ये हैबिटस के ऊपर ही है। जब तक आप हैबिटस नहीं समझेंगे यह ऐसे रिसर्च समझ में आपको नहीं आए। तो किन किन चीजों को हमें हैबिटस में देखना चाहिए, हैबिटस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। डेनियल सिमियोनी ने इसको क्यों स्टडी किया और क्यों ट्रांसलेशन के ऊपर अप्लाई किया। जैसे कि अगर हम हैबिटस की बात करें, एक अरिस्टोक्रेटिक या फिर अमीर वर्ग की बात करें, तो अमीर वर्ग जो होता है वो वाइन पीने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है, और एक लोअर क्लास इंसान क्या पीता है? वाइन पीता है? नहीं, सर उसको हाँ। 70 रुपये में वो उधर जा करके पौवा। क्या बोलते हैं उसको? पौवा पीता है, राइट, पौवा पीता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये क्लास या सोसाइटी से उसका स्वाद और पसंद किस क्लास से बिलोंग करता है वो उसके स्वभाव को बताता है, उसके हैबिटस को बताता है। जो हायर क्लास लोग हैं उनको किस तरह की म्यूजिक पसंद आती है? शास्त्रीय संगीत या वेस्टर्न म्यूजिक? क्लब में कौन जाता है? मतलब उनका टेस्ट बहुत रिफाइंड होता है, क्लासिकल। क्लब में जाके डिक चाय कौन करता है? So Not higher class people. mostly the higher class people enjoy the western music, क्योंकि उसमें वो अपने आप को हायर महसूस करते हैं। और जो लोअर क्लास होता है वो रेडियो में बैठ करके लोकगीत को एंजॉय कर लेता है, सोहर एंजॉय कर लेता है। There is a difference between elites and a wealthy people. Wealthy people are the son or the daughters of politicians and so many like what we say merchants are there, है ना। लेकिन जो elites होते हैं they have different taste, different choices. Very true. This is what we are discussing here. Even in the language, education में, जैसे कि आपके बच्चे भी स्कूल जाते होंगे, तो आप अपने बच्चों को किन लोगों के बीच देखना चाहते हैं? क्या वो किसान के बच्चों के बीच में किसानी की बातें करें, या फिर आप चाहते हैं कि वो एलाइट लोगों के बीच में रह के बिजनेस की बातें करें, क्रिएटिव बातें करें, करोड़पति होने की बातें करें, फॉरेन कंट्री घूमने की बातें करें? क्योंकि जिन लोगों के बीच में वो रहेगा उसी तरह की तो बातें होंगी। लोग अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में क्यों डालना चाहते हैं? इसलिए नहीं कि पढ़ाई अच्छी होगी, इसलिए उस स्कूल के अंदर जो बाकी बच्चे आएंगे ना वो एक एलाइट क्लास के होंगे, और वो जो बातें करेंगे ना वो अपने घर की करेंगे। एक किसान का बच्चा बात करेगा, आज मेरा खेत काटा जा रहा है, आज खेत में कांटा चुभ गया। और जो बिजनेस क्लास का जो बच्चा होगा वो बात करेगा कि कल मेरे पापा ने 1 करोड़ रुपए कमाए, कल तो हम लोग थाईलैंड घूमने जा रहे हैं। तो ये जो भाषा का चुनाव होगा या जो लैंग्वेज होगा वो कैसे आएगा, किस क्लास से कौन बिलोंग करता है, राइट।
एग्री करते हैं सभी? यस। तीसरा चीज, हैबिटस के अंदर आपके बॉडी हैक्सिस या बॉडी हैबिट्स, आप कैसे चलते हैं, ये भी डिसाइड करता है। जैसे कि मान लो कि कोई आईएएस आईपीएस बन गया, ठीक है, उसका सीना कैसा होगा, आगे झुका हुआ या पीछे ऐसे रोल, सीना बाहर निकला हुआ। और एक कूली को देखो, कमांड होने वाला, ऐसे कहते हैं ना कि पावर मिलते ही चाल ढाल बदल जाती है, पैसा मिलते ही इंसान की चाल ढाल बदल जाती है, राइट। दिस ऑल आर हैबिटस, ये सब क्या है, हैबिट्स हैं, हैबिटस हैं। तो इसके अंदर चाहे आपका स्वाद हो, पसंद हो, एजुकेशन हो, शिक्षा हो, रोजमर्रा का व्यवहार हो, हैबिट्स हो, नौकरी चुनना वेरी इंपॉर्टेंट। हायर क्लास किस तरह की नौकरी चुनता है और लोअर क्लास किस तरह की नौकरी चुनता है। लोअर क्लास कलर के ऊपर सोच ही नहीं पाता है, तो इसके ऊपर भी कुछ बन सकते हैं, ड्रीम में कहीं है ही नहीं। वही हायर क्लास इंजीनियरिंग, आईआईटी, डॉक्टर, लॉ, इसके नीचे सोचता ही नहीं, राइट। आई एम टॉकिंग इन जनरल, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो ये क्या है, ये हैबिटस है। जिस समाज में, जिस घर में आप रह रहे हो, वो समाज आपको इम्पैक्ट कर रहा है। उसी बच्चे को जो कि एक पुअर क्लास सोसाइटी में रह रहा है, जिसके माँ बाप ने कभी कोई बड़ी नौकरी के बारे में सुना भी नहीं होगा, नाम भी नहीं सुना होगा, डेजिग्नेशन भी नहीं जानता होगा, उस बच्चे को उठा करके किसी एलाइट क्लास में डाल दो, एक एलाइट स्कूल में डाल दो 5 साल के लिए, वो देखो किस तरह से अपने आप को बदल लेता है। ओके, इसलिए मैं कहता हूँ कैमरा ऑन रखो तो पता चलेगा कौन डीप थिंकिंग कर रहा है। सर सच में वो मैम ने मेरा सच में चेहरा पढ़ लिया। मैं सोच ही रही थी सर कि जो कॉन्वेंट स्कूल है, एक क्लास में सर बहुत अच्छा स्कूल है, जिस एरिया में मैं हूँ वहाँ पे, और जिसको सबसे अच्छा माना जाता है, तो मेरे रूम के पास में है। मैंने सोचा कि चलो छोटा बच्चा सिर्फ डाल देते हैं। सर एक क्लास में 70 बच्चे हैं एक क्लास रूम में, और वो सबसे अच्छा स्कूल इस एरिया, मतलब सबसे ज्यादा फीस लेता है कह सकते हैं। तो सर मैं इतना रिग्रेट कर रही थी, क्योंकि मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती हूँ, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, मेरा अगर पास होता मैं उसको लेके जा पाती, क्योंकि सर मैं स्कूल में अभी भी डरती हूँ, तो मैं किसी को बैठा के नहीं चलाती, तो मेरा बच्चा है छोटा, मैं उसको कैसे लेके जा सकती। अदरवाइज मैं उसको कम से कम सर 6-7 साल तो कहीं डालते ही नहीं, मुझे था कि वो मेरे में ही बहुत अच्छा सीखेगा। कुछ सीख के नहीं आता साल को, बस वही था ना एनवायरमेंट, सब लोग इसीलिए भेजते। एक क्लास में 70 बच्चे हैं। आई वॉज थिंकिंग, इवन आई कंप्लेन टू द प्रिंसिपल, शी सेड कि यस वी विल डिवाइड दिस इनटू सेक्शन, बट वो नहीं करेंगे क्योंकि उनको टीचर को रखना पड़ेगा, उसके लिए सैलरी सर वो करेंगे, एंड आई नो दिस। तो यही है सर, वो लोग तो जो ये भेज पूरा रहे हैं का पूरा जो है ना इन्वायरमेंट, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर एनवायरमेंट। एक अच्छा एनवायरमेंट होना चाहिए, वहाँ पे अच्छे बच्चे होने चाहिए, उनकी सोच अच्छी होनी चाहिए, उनकी बातें अच्छी होनी चाहिए, आपका बच्चा अपने आप ग्रो कर जाएगा, राइट। आपके बच्चों के दोस्त कौन है वो इम्पोर्टेंट है, ना कि टीचर कौन है। तो यहाँ पर आपकी जो मानसिकता है, नजरिया है, वो कौन डेवलप करता है, मानसिकता। ऊंची मानसिकता, नीची मानसिकता, सकारात्मक मानसिकता, नकारात्मक मानसिकता, इसे कौन डेवलप करता है, इसे भी एनवायरमेंट ही डेवलप करता है, किस एनवायरमेंट में आप रह रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये हैबिटस, इसी को पायर बॉर्डो ने कहा है हैबिटस। तो जब आपने पहला ट्रांसलेशन किया, तो अब आपको ये हैबिटस अच्छी तरह से समझ आ गया है कि हैबिटस क्या होता है, राइट। अब किसी को डाउट है तो पूछेंगे, फिर हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैबिटस। हैबिटस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या हैबिटस टेम्पररी होता है या लॉन्ग स्टैंडिंग परमानेंट होता है। किसी की मानसिकता, किसी की सोच, किसी की आदतें, ये लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग होती है या शॉर्ट टर्म होती है, आज है और कल नहीं है, ऐसा होता है, क्या लग रहा है।
लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म यस, वेरी गुड। ये ड्यूरेबल होती हैं, लंबे समय तक रहती हैं और ये आसानी से नहीं बदलती है। ठीक है, हैबिट्स वोंट चेंज इजीली। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं बदलती, बदलती है, लेकिन आसानी से नहीं बदलती। जब तक कि हम माहौल नहीं बदल दे, समाज नहीं बदल दे, एनवायरमेंट ना बदल दे, तब तक ये चीजें नहीं बदलती हैं। ये ट्रांसपोजेबल होती है। ट्रांसपोजेबल का मतलब होता है एक क्षेत्र की जो हैबिट है वो दूसरे क्षेत्र में भी लागू होगी। अगर आप क्लास में शर्मा रहे हैं तो आप शादी में भी शर्माएंगे और डांस में भी शर्माएंगे, मतलब कि वो हैबिट हर क्षेत्र में लागू होगी। ठीक है, हैबिट्स हर क्षेत्र में लागू होगी। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप किसी इंसान से एक गलती होता हुआ अगर देखते हैं, जैसे सपोज दैट किसी इंसान ने एक बार गाली दिया, इसका मतलब कि वो आपको दूसरी बार भी दे सकता है और तीसरी बार भी दे सकता है और 100 बार भी दे सकता है, क्योंकि वो उसका क्या है, हैबिटस है। किसी ने आपके ऊपर एक बार हाथ उठाया तो दूसरी बार भी उठा सकता है, तीसरी बार उठा सकता है और 100 बार भी उठा सकता है, क्योंकि वो उसका हैबिटस है। ठीक है, तो यह ट्रांसपोजेबल होता है। और इतना ही नहीं, अगर वो कोई मर्द अपनी वाइफ पे हाथ उठा सकता है तो बच्चों पे उठा सकता है, ट्रांसपोजेबल है। माँ बाप पे भी उठा सकता है, दोस्तों पे भी उठा सकता है, क्योंकि वो उसका हैबिटस है। ओके, तो हैबिटस जो होता है वो ट्रांसपोजेबल होता है, किसी एक एरिया से दूसरे एरिया में हो जाता है। हैबिटस को कौन बनाता है? हैबिटस को समाज बनाता है, और फिर वो इंसान समाज के हैबिटस को दोहराता है। ठीक है, पहले समाज उसे बनाता है और फिर वो समाज को बनाता है, फिर वो कंट्रीब्यूट करेगा किसी और को नया हैबिटस डेवलप करने में। आपकी जो भी हैबिटस हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आपके बाल बच्चे, आपके घर वाले आपसे सीख करके नई नई हैबिटस डेवलप करते हैं? तो फिर आप कंट्रीब्यूट तो कर रहे हैं ना समाज को बनाने में, isn't it? राइट। ये जो हैबिटस होते हैं ये कॉन्शियस होते हैं या अनकॉन्शियस होते हैं? क्या लग रहा है? सर अनकॉन्शियस होते हैं। अनकॉन्शियस होते हैं। इनको नियमबद्ध तरीके से सीखा नहीं जा सकता है, सिस्टमैटिक तरीके से आप इनको सीख नहीं सकते, ये अनकॉन्शियसली डेवलप हो जाते हैं। कब और कहाँ डेवलप होते हैं पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो हैबिट्स आर अनकॉन्शियस, इसे हम नियमों की तरह नहीं सीखते हैं, ये हमारे शरीर में, मन में बस जाता है। जैसे कि हमारी चाल ढाल, हमारे स्वाद, हमारी खाने की पसंद, हमारे उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, ये सारी चीजें हैबिट्स में आ जाती हैं। अगला विशेषता है कि जो हैबिट्स होती है वह हमारे बॉडी के अंदर इनग्रेन्ड और एम्बॉडी हो जाती है। इनग्रेन्ड का मतलब कि हमारे शरीर, जैसे कि बैठने का तरीका, बोलने का अंदाज, खाने का तरीका, ये सब क्या है, इनग्रेन्ड है। इट वॉन्ट चेंज इजीली। सो दैट्स इट अबाउट हैबिट्स। और ये जो कॉन्सेप्ट था किसने दिया था? पायर बॉर्डो ने दिया था। So now what we talk about is directly taken from the research paper. सबसे पहले पब्लिकेशन की बात करेंगे। सबसे पहले इस रिसर्च को पब्लिश किया गया था जर्नल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज 1996 में। जर्नल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज 1996 में इसे पब्लिश किया गया था, और उसके बाद इसे बुक फॉर्म में पब्लिश किया गया है मई 2007 में। बुक फॉर्म में इसे पब्लिश किया गया है, एक ट्रांसलेशन स्टडीज के कलेक्शन में इसे पब्लिश किया गया है, which was edited by Paul St. Pierre and Prafulla C. Carr। ये दोनों एडिटर हैं इस ट्रांसलेशन बुक के, और इस बुक का क्या नाम है? रिफ्लेक्शंस, रिफ्रैक्शंस, ट्रांसफॉर्मेशंस। तो ये दोनों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बुक फॉर्म में कब पब्लिश किया गया है, रिसर्च पेपर में कब पब्लिश किया गया है। So please make a note। ऐसा नोट्स बनाइए कि दिन एंड देयर फिनिश किया जाए, दोबारा बैठ करके वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। सो कीप योर पेन एंड पेपर फास्ट। आई विल बी गोइंग स्लो। बुक फॉर्म में 2007 में? हाँ जी, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मई 2007।
थोड़ा सा जानकारी लेते हैं हम डेनियल सिमोनी के बारे में, ताकि हमें वर्क समझने में और आसानी होगी। So Daniel Simeoni was a scholar in translation studies and sociolinguistics, affiliated with York University, Toronto, Canada. ये यॉर्क यूनिवर्सिटी में सोशियोलिंग्विस्टिक के प्रोफेसर थे। His research focused on the sociology of translation, drawing heavily on Pierre Bourdieu's social theory, we examine translation as a social and cultural practice. अभी चूंकि हमने ये सारी चीजें समझ ली है, पायर बॉर्डो की सोशल थ्योरी सब समझ ली है, तो अभी ये सब चीजें पढ़ने पर आपको बड़ी आसानी होगी समझने में। Simeoni's work was instrumental in establishing a sociological framework for understanding the role of translator and translation norms within broader social structure. In this 1996 article, Translation and Society, this is widely regarded as a landmark contribution that introduced Bourdieu concept of habitus into the discourse of translation. ये पूरा रिसर्च इसी के बारे में है कि किस तरह से habitus का कॉन्सेप्ट ट्रांसलेशन स्टडी में यूज किया गया है ट्रांसलेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए। Opening an interdisciplinary dialogue between linguistics, cultural theory, and social science. So that's all about the brief introduction of Daniel Simeoni, and he passed away in the year 2007, just after the publication of the book. Now coming to the core thesis of this research paper. What is the core thesis of this research paper? So Simeoni's central thesis is that the concept of habitus, borrowed from the sociological framework of Pierre Bourdieu, provides a powerful explanatory tool for understanding translators' normative behavior. तो एक जो ट्रांसलेटर होता है, उस ट्रांसलेटर का हैबिटस किस तरह से उसके ट्रांसलेशन को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि हर एक ट्रांसलेटर अपने सामाजिक वातावरण से इम्पैक्टफुल होता है, चाहे वह उसकी एजुकेशन हो, उसका प्रोफेशन हो, उसका फैमिली बैकग्राउंड हो, इससे उसके हैबिटस इतने ज्यादा प्रभावित होते हैं कि वह उसके पर्सनालिटी का पार्ट बन जाते हैं, और फिर वह यह डिसाइड करता है कि मुझे एक सबमिसिव ट्रांसलेशन करना है या सबसर्विएंट ट्रांसलेशन करना है। सबमिसिव का मतलब होता है मैं अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर दूं, मतलब कि पूरी निष्ठा के साथ, फिडिलिटी के साथ, पूरी वफादारी के साथ मैं ट्रांसलेशन करूं, जैसा राइटर ने लिखा बिल्कुल वैसा ही लिखूं, मेरा उसमें कोई भी रोल नहीं है, मैं शून्य हूं, मेरा काम है केवल उसको ट्रांसलेट करके खत्म कर देना, मैं उसको इंटरप्रेट नहीं करूंगा क्योंकि मैं वफादार हूं। ओके, मैं सबमिसिव हूं। और दूसरा, इनविजिबिलिटी क्रिएट करना, जैसे कि जब कोई रीडर किसी वर्क को पढ़े तो वह ट्रांसलेटर को इनविजिबल महसूस करे, जैसे कि कोई ट्रांसलेटर है ही नहीं, तो वो ट्रांसलेटर कैसा ट्रांसलेटर बनेगा डिपेंड करता है कि वह किस समाज से आया हुआ है, उसके हैबिटस कैसे हैं। Sorry. The article argues that translators are conditioned by their social environment, educational background, and professional field to occupy a submissive or subservient position relative to source text and the authors. Okay, so now I'll take your question after this slide. So this inherent disposition has historically produced translations that prioritize fidelity and invisibility over creative interpretation. तो यहाँ पे दो चीजें हैं। हैबिटस एक ट्रांसलेटर के प्रति दो चीजें दिखाता है। पहला फिडिलिटी, मतलब वो कितना निष्ठावान है, कितना वफादार है, और इनविजिबिलिटी, एक ट्रांसलेटर रीडर के सामने किस तरह से अपने आप को छुपा के रखता है। जैसे कि एक ट्रांसलेटर का हैबिटस उससे कहता है कि अगर मैं सोर्स राइटर अर्थात मूल लेखक की बात को बिल्कुल वैसा का वैसा रख देता हूं, ना मुझे कुछ जोड़ना है, ना घटाना है, ना अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है,
या फिर उसका हैबिटस यह कह सकता है कि एक अच्छा ट्रांसलेटर वह है जो रीडर को पता ही नहीं चलने दे कि वह ट्रांसलेशन पढ़ रहा है, उसको लगना चाहिए एकदम ओरिजिनल पढ़ रहा है। तो किस तरह का ट्रांसलेशन होगा वह डिसाइड करता है एक ट्रांसलेटर का हैबिटस कैसा है। ठीक है, यस, नाउ आई विल टेक द क्वेश्चंस वन बाय वन। सोनी आप बताएंगे सर यहाँ पे एक एक अगर करके प्लीज। अगर फिडिलिटी है किसी राइटर में, ट्रांसलेटर में, तो मतलब क्या है? फिडिलिटी का मतलब है कि वह निष्ठावान है। निष्ठावान मतलब कि जिस तरह से सोर्स राइटर ने टेक्स्ट लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे का वैसा उसको ट्रांसलेट कर देगा, अपना इंटरप्रिटेशन नहीं लगाएगा कि मुझे समझ ऐसा आ रहा है, नहीं, जैसा है वैसे का वैसा प्रेजेंट करके दे देना, इधर से उठाया ट्रांसलेट करके उधर दे दिया। और दूसरे में और दूसरे में कि उसको पता ही नहीं चले रीडर को कि ट्रांसलेटर कौन है, या फिर रीडर को ये पता चले कि वो ओरिजिनल वर्क नहीं पढ़ रहा है, वो तो ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ रहा है, ट्रांसलेटेड वर्जन अलग है। दोनों केसेस हो सकते हैं, राइट। तो इसमें अच्छा कौन हुआ, इनविजिबिलिटी वाला? अच्छा की बात नहीं चल रही है यहाँ, तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी कर रहे हैं, यहाँ अच्छे और बुरे की बात ही नहीं चल रही है। हमें ट्रांसलेशन को सोसाइटी के अंदर कैसे हैबिटस इम्पैक्ट करता है वो समझना है। ना कोई ट्रांसलेटर अच्छा है ना कोई ट्रांसलेटर बुरा है, ऐसा डेनियल सिमियोन ने इसके अंदर नहीं मेंशन किया। कोई ऐसे कैसे कर सकता है कि भाई जो लोअर क्लास का है वो ट्रांसलेटर नहीं बन सकता, ऐसे रिसर्च पेपर में पब्लिश कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि इस समाज का जो ट्रांसलेटर है वो अच्छा ट्रांसलेटर नहीं है, ऐसा नहीं कर सकता, राइट। तो यहाँ पे अच्छे बुरे की बात ही नहीं चल रही है। ओके, चलते हैं अभी। सोनी आपने पहले हैंड रेज किया था, नहीं? ओके, मुक्ता जी। पहले ओके ओके। सर मुझे आपने जो ये बताया सबमिसिव, सबसर्विएंट, फिडेलिटी एंड इनविजिबिलिटी। सबमिसिव एंड सबसर्विएंट वो हुआ जिसका कोई रोल नहीं होता है, वो एज इट इज ट्रांसलेट कर देता है। और फिडेलिटी एंड इनविजिबिलिटी कैसे डिफरेंट हुआ सबमिसिव एंड सबसर्विएंट से, बस वही नहीं समझ में आया है। ओके, ऑलमोस्ट ये सेम ही है। सबमिसिव का मतलब होता है किसी के अधीनस्थ काम करना, जैसा वो कहेगा वैसा ही मुझे करना, अधीनस्थ। और सबसर्विएंट का मतलब हो आज्ञाकारी, जो वैसा आज्ञा दे, ऑर्डर दे, वैसा करना। Okay. And how it is different from fidelity and invisibility, as he says that in fidelity and invisibility, the translator translate in a manner that the readers are not able to understand who translated it ना, वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं देता है, वो जैसा लिखा हुआ है वैसे ही ट्रांसलेट कर देता है, यही हुआ मतलब है सर। राइट, इस चीज को ऐसे समझते हैं। तो इसको एक स्टोरी से समझते हैं। छोटी सी स्टोरी है कि आप जो है एक जगह पे घूमने गए हैं और वहां पे कुछ काम चल रहा है। वहां पे कुछ बंदे बैठ करके काम कर रहे हैं। पहले बंदे से आपने पूछा कि भाई क्या कर रहे हो? उसने कहा दिख नहीं रहा है, बैठ के पत्थर तोड़ रहा हूँ। दूसरे बंदे से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? बोला सुबह से सर फोड़ रहा हूँ। तीसरे बंदे से पूछा, भाई तुम क्या कर रहे हो? बड़ी अच्छे से शांति से खड़े हुआ और उसने कहा कि मैं तो भगवान शिव की मूर्ति बना रहा हूँ, मंदिर बना रहा हूँ। अच्छा, ये तीनों उसी मंदिर बनाने में काम कर रहे थे, तीनों मंदिर ही बना रहे थे, तीनों लेबर थे वहां पे। लेकिन किसके अंदर फिडिलिटी है, निष्ठा किसके अंदर है? सिचुएशन एक ही था लेकिन तीनों का स्टेटमेंट अलग अलग था। तो पूरी वफादारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ कोई किसी काम को करना, दैट इज कॉल्ड एज फिडिलिटी, निष्ठा। ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सबमिसिव, कंप्लीटली सबमिसिव, अपने आप को पूरा सबमिट कर देना उसके लिए।
सर एक बार ना इनविजिबिलिटी वाला भी एक बार समझा दीजिएगा। यस, इनविजिबिलिटी का मतलब कि रीडर के पास जब कोई ट्रांसलेटेड वर्क पहुंचता है तो क्या ट्रांसलेटर वहां पे विजिबल रहता है या इनविजिबल रहता है? ट्रांसलेटर अगर विजिबल है तो ट्रांसलेटेड वर्जन कुछ अलग ही दिखाई देगा। जैसे कि कोई आपने डब्ड मूवी देखी होगी, अब डबिंग के बाद मूवी के अंदर वो टेक्सचर और वो स्वाद रह जाता है या नहीं एकदम ओरिजिनल के जैसा, या फिर ट्रांसलेटर ने उसको चेंज कर दिया? तो अगर चेंज हो गया तो वहां पर ट्रांसलेटर विजिबल है, वो अपनी प्रेजेंस को दिखा रहा है, और बिल्कुल वैसा का वैसा प्रेजेंट किया तो ट्रांसलेटर इनविजिबल है। ठीक है, थैंक यू। सर हाँ जी, सर प्लीज शो द लास्ट स्लाइड। सर मुझे उसमें डाउट हो रहा है। यस। सर आई थिंक हम सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट की जो लास्ट लाइंस हैं उनको आई थिंक गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। सर इन माय ओपिनियन इन्होंने दो कैटेगरी दी है। फर्स्ट वन इज सबमिसिव और सब सर्विएंट एंड द सेकेंड वन इज क्रिएटिव वन, क्योंकि थर्ड पॉइंट के लास्ट लाइन में वो कहते हैं कि जो प्रोड्यूस ट्रांसलेशंस है वो प्रायोरिटाइज करता है फिडेलिटी और इनविजिबिलिटी ओवर क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन। तो सबविएंट एंड सबमिसिव एंड सबसर्विएंट का मतलब वही है कि आप फिडेलिटी हो और वहाँ पे ट्रांसलेटर का रोल इनविजिबल है क्योंकि उसने कुछ क्रिएटिविटी नहीं दिखाई, वो लॉयल था। एंड सेकेंड कैटेगरी इज जहाँ पे वो क्रिएटिव है, वहाँ पे विजिबल है ट्रांसलेटर का भी रोल इन ट्रांसलेटिंग द टेक्स्ट। Okay, so thank you for asking your question. So here the first thing and the second thing is just the cause and the effect. एक इफेक्ट है और एक कॉज है। The submissive and subservient is the effect. और ये क्यों हो रहा है? Why? The cause is this. What is the cause? That is either the translator is going to prioritize the fidelity and invisibility, क्योंकि हिस्टोरिकली ऐसा ही होता चला आया है। अभी तक जितने ट्रांसलेशंस इतिहास गवाह है, जितने भी ट्रांसलेशंस हुए हैं ऐतिहासिक रूप से यही दो कारण रहे हैं, मुख्य रूप से यही दो कारण है। या तो ट्रांसलेटर जो है वो फिडिलिटी को फॉलो करते हुए सबमिसिव हो जाता है, या इनविजिबिलिटी को फॉलो करते हुए सबसर्विएंट हो जाता है। सो दैट इज द कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, अंजलि, इज इट क्लियर नाउ? यस सर। सो बस यही डाउट हो रहा है कि इन्होंने सबमिसिव के लिए सबसर्विएंट लिखा है, ये दोनों अलग नहीं है, क्योंकि इन्होंने बीच में एंड लगाया होता अगर दोनों अलग अलग ये कह रहे होते और लगाया है। बस यही एक डाउट आ रहा है बार बार। राइट, दैट इज राइट ओनली, क्योंकि देखिए दोनों चीजें ऑलमोस्ट सेम है बट एग्जैक्ट सेम नहीं है। सबमिसिव का मतलब होता है किसी के अधीन काम करना, और दूसरा सबसर्विएंट का मतलब होता है किसी के आज्ञा से काम करना। ठीक है, अधीन काम करना और उसकी आज्ञा से काम करना। आप कहोगे कि आप ये सेम सेम ही लग रहा है, हो सकता है सेम भी लगे बट देयर आर द डिफरेंसेस। ठीक है, यस सर। अब हम बात करते हैं कि इस रिसर्च पेपर के अंदर जो ट्रांसलेशन स्टडीज की बात की गई है उसके क्या सिग्निफिकेंस है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन राइटिंग। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज as mentioned by Simeoni in this work Translation Society? तो एक एक करके हम इसकी बात करेंगे, और हो सकता है क्लास थोड़ी लंबी खींची क्योंकि ये टॉपिक काफी कॉम्प्लेक्स था तो मैंने समय ज्यादा ले लिया है, और मेरे पास स्लाइडें भी बहुत सारी अभी है। ठीक है, तो आप घर वालों को कह देंगे कि खाना वाना खा ले बना करके। So the first strategy, first characteristics is first systematic application of Bordeaux sociology in translation studies. सिमियोनी ने पहली बार बॉर्डो की सोशियोलॉजिकल थियरी को इन्होंने ट्रांसलेशन स्टडीज में अप्लाई किया, स्पेशली द पार्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ हैबिटस।
The second characteristic is descriptive translation studies, DTS, with social and cultural theory bridges the descriptive translation studies with social and cultural theory. इसका मतलब कि DTS, descriptive translation studies, को किस तरीके से सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जोड़ता है, क्योंकि सिमियोनी के पहले DTS अर्थात कि डिस्क्रिप्टिव ट्रांसलेशन स्टडीज किसी भी लेसन के एक्सप्लेनेशन पर सेंटर्ड था, केंद्रित था, लेकिन सिमियोनी ने इस एक्सप्लेनेशन को समाज के साथ जोड़ दिया कि किसी भी पाठ को, किसी भी वर्ग को अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो आप समाज की भी बात करो कि समाज के कॉन्टेक्स्ट में वो चीजें लिखी गई है, ना कि केवल जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसी को करो। कहीं ना कहीं ये चीज आपको न्यू हिस्टोरिसिज्म में भी दिखाई देती है, राइट, बट नॉट इन द टर्म्स ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इंट्रोड्यूसेस द सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड टू एक्सप्लेन पावर रिलेशन इन ट्रांसलेशन। यहाँ पे तीन चीजों की बातें की गई है, हैबिटस, फील्ड एंड कैपिटल। हैबिटस, फील्ड और कैपिटल, तीन चीजों की बातें की गई है। तो इन तीनों चीजों को समझ लेते हैं। हैबिटस क्या है? बॉर्ड्यू ने अपने सोशल लिंग्विस्टिक में हैबिटस, इंटरनलाइज्ड डिस्पोजिशन या इंटरनल बिहेवियर को उन्होंने हैबिटस कहा। कैपिटल किसको कहा? वो सारे रिसोर्सेस जो कि समाज को बनाते हैं, दे आर कॉल्ड एज कैपिटल। समाज को क्या बनाता है? इकोनॉमी, पैसा, रुपया पैसा। समाज को और क्या बनाता है? उसका कल्चर, उसकी संस्कृति कैसी है, सोशल डायनेमिक्स कैसे हैं, लोग कैसे हैं, ये सारी चीजें कैपिटल का निर्माण करती हैं। और तीसरी चीज है फील्ड। फील्ड का मतलब होता है कि वो कौन से सोशल एरिना है जहां पर जो लोग हैं अपने कैपिटल का इस्तेमाल करके हैबिटस डेवलप करते हैं। तो हैबिटस कहाँ से आता है? आपके एजुकेशन से हैबिटस डेवलप होता है, आपके आर्ट से आता है, पॉलिटिक्स वहां पे क्या चल रही है उनसे आता है। तो जो चीज कंट्रीब्यूट करते हैं हैबिटस में वो है फील्ड। तीनों क्लियर हो गए? हैबिटस क्या है, कैपिटल क्या है, फील्ड क्या है? सर हैबिटस एक बार बताइए। हैबिटस तो कुछ आधे घंटे से हैबिटस ही पढ़ रहे हैं हम लोग। मतलब यहाँ कोई चेंज नहीं है सर, वही है ना? बिल्कुल वही है। शुरू के आधे घंटे में हमने केवल हैबिटस पढ़ा है और वही हैबिटस की बात चल रही है। ठीक है, फील्ड में क्या क्या आएगा? फील्ड के अंदर वो हर चीज जो हैबिटस को बनाने में मदद कर रही है। क्या चीजें हैबिटस बनाती हैं? आर्ट, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, पीपल, कल्चर, दिस ऑल आर फील्ड. So it introduces the sociological concept of field to explain power relation in translation. Translation के अंदर power relation मतलब कि education translation को कैसे impact करता है. Politics में power होती है. Politics किस तरह से translation को impact करता है. Culture में power होती है. How that culture is impacting the translation. Both these provide theoretical grounding for understanding translator agency and constraint. सर हम लोग अगर इसको कल के जो हम लोगों ने मुंशी प्रेमचंद वाला पढ़ा उससे अगर हम लोग कंपेयर करें हरीश त्रिवेदी तो कहीं ना कहीं काफी मिलता जुलता है, क्योंकि प्रेमचंद ने जो उस वक्त थाई को ट्रांसलेट किया था, he was very much trying to he was influenced with the culture. He was trying to make that translation influenced by Indian culture. He has that mind कि मुझे इसको ऐसे ट्रांसलेट करना है, इसमें चीजों को इंडियनाइज करना है, तो इस बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं. दूसरा ये जो अल्थुज़र का आईएसए है सर, वो इससे काफी मिलता जुलता लग रहा है कि हम लोग का जो थॉट होता है वो कैसे बनता है थ्रू सोसाइटी, कल्चर एंड द नैरेटिव्स. तो ये काफी मिलती जुलती चीजें लग रही हैं सर. Right.
अच्छा, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि आप सभी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों से कनेक्ट कर पा रहे हैं, अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप कर रहे हैं। तो अगला पॉइंट है प्रोवाइड्स थियरेटिकल ग्राउंडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग ट्रांसलेटर एजेंसी एंड कंस्ट्रेंट। एक ट्रांसलेटर की ब्रेन की एजेंसी कैसी होती है? ब्रेन की एजेंसी ऐसी होती है कि एक ट्रांसलेटर कभी भी अपने आप को पूरी तरह से फ्री महसूस नहीं करता है। एक ट्रांसलेटर हमेशा दो चीजों से बंधा रहता है। कौन कौन सी चीजें? अपनी हैबिटस से और अपने फील्ड से। हैबिटस और फील्ड हमेशा उसे बांध के रहती है, यही उसकी एजेंसी होती है, यही उसे कंस्ट्रेंट करके रखती है, रोक करके रखती है। Okay, and the last one is establishes a framework for examining translator norms and socially produced phenomena. तो ट्रांसलेशन नॉर्म्स मतलब कि ट्रांसलेशन के जो नियम होते हैं, अनुवाद करने के जो नियम होते हैं, ये नियम कहाँ से आते हैं? सिमियोनी के हिसाब से ये समाज से आते हैं। समाज के द्वारा ये क्रिएटेड एक घटना है। तो एक अच्छा अनुवाद कैसा होना चाहिए? यह कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, इसका कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है कि अच्छा ट्रांसलेशन कैसा होना चाहिए, बल्कि एक अच्छा ट्रांसलेशन वो समाज निर्धारित करेगा, उसका कल्चर निर्धारित करेगा, किस समय पर बनाया गया है, कौन से कल्चर में बनाया गया है, सब निर्धारित करेगा कि ट्रांसलेशन के नॉर्म्स क्या हैं। राइट? आई होप कि सबने नोट कर लिया है। At least show me some thumbs up so that I should go ahead. Okay. अब हम आते हैं सीधे पायर बॉर्डो के सोशल थियरी के ऊपर, जो कि सिमियोनी ने सबसे पहले अपने रिसर्च पेपर में बताया है। So he says that at the heart of Simeone's article lies the theoretical apparatus of Pierre Bourdieu, the French sociologist whose work on practice, capital, and field structure has profound influenced the social science. And to understand Simeone's argument, a student must first grasp three foundational Bourdieu concepts. तीन स्टेप्स हमें तीन चीजों को समझने हैं। अभी मैं जो आपको बता रहा था एक बार फिर से आ गया है, हैबिटस, फील्ड, शो द प्रीवियस स्लाइड, मेरा थोड़ा सा छूट गया है। इसमें यही लिखा हुआ है कि अगर आपको सिमियोनी के वर्क को समझना है तो सबसे पहले आप पायर बॉर्डो के तीन कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, हैबिटस, फील्ड और कैपिटल। तो हैबिटस क्या है? इट्स अ सिस्टम ऑफ ड्यूरेबल ट्रांसपोजेबल, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है सारे टर्म्स को। ट्रांसपोजेबल क्या होता है? एक हैबिट एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पर भी अप्लाई हो सकती है, दैट इज ट्रांसपोजेबल। डिस्पोजिशन एक्वायर्ड थ्रू सोशलाइजेशन दैट जनरेट्स एंड रेगुलेट्स प्रैक्टिसेस। एप्लीकेशन इन ट्रांसलेशन, translators ingrained tendency towards fidelity, domestication or foreignization based on professional training and cultural norms. ये सारे टर्म्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डोमेस्टिकेशन, फिडिलिटी, फॉरेनाइजेशन। तो अभी ये सारे टर्म्स हमें समझने इजी है, लेकिन अगर वो मेन कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक नहीं दिया होता ना तो ये सारी चीजें अभी बहुत मुश्किल लगती है। फील्ड इज ए स्ट्रक्चर्ड सोशल स्पेस with its own rule, hierarchies and forms of capital. For example, literary field, academic field, क्योंकि ये सारी चीजें ही आपको हैबिटस फॉर्मेशन में मदद करती है। How to apply field into translation? The translation field with its agents like translator, publisher, critic, institution like school and publishing houses, and power dynamics. These all are contributing to translation. Translation अपने आप नहीं हो जाता, ये सारे contribute करते हैं। And the capital, the resources that confer power and status. Capital क्या है? जो कि power and status को बनाता है, like economic capital, cultural capital, social capital, symbolic capital. Capital translation पर कैसे apply होता है? Translator accumulate cultural capital. हर एक ट्रांसलेटर जो है कल्चरल कैपिटल को अपने बिहेवियर, अपने ब्रेन के अंदर, अपने साइकी के अंदर
इनग्रेन रखता है थ्रू एकेडमिक क्रेडेंशियल, कहाँ से उसने पढ़ाई की है, किस समाज में, किन लोगों के बीच में, लिंग्विस्टिक प्रोफिशिएंसी, उसके लिंग्विस्टिक वोकैब्स कैसे हैं, उसका सिंटेक्स नॉलेज कैसा है, एंड इंस्टीट्यूशनल रिकॉग्निशन। Now let us move on to the next topic about habitus and the translator. Simeoni habitus और translator को किस तरह से यहाँ पे जोड़ते हैं। Simeoni's most original contribution in his application of habitus to the figure of translator, where he argues that the translators historically occupy what he calls a subservient habitus. तो ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो जो हैबिटस है वह ऐतिहासिक रूप से सबसर्विएंट है। सबसर्विएंट का मतलब कि एक दास की तरह है, एक स्लेव की तरह है। एक ट्रांसलेटर एक स्लेव की तरह है, दासपूर्ण बिहेवियर, सबसर्विएंट हैबिटस, जिसके अंदर कोई क्रांति नहीं है, वह एक आज्ञाकारी प्रवृत्ति का है, जिसमें जो भी उसे सोर्स टेक्स्ट मिलता है, ऑथर ने जो भी लिखा हुआ है उसके वर्ड को जैसे का तैसा समर्पित कर देता है, वैसे का वैसा प्रेजेंट कर देता है। जिसमें कि ट्रांसलेटर कहता है कि भाई मुझे जो राइटर है ना बिल्कुल वैसे, उसका बात वैसे का वैसे ही रखनी, कुछ नहीं बदलना है, अपनी क्रिएटिविटी बिल्कुल नहीं दिखानी है। मेरा काम है कि जो मूल पाठ है उसको निष्ठा पूर्वक उसको प्रेजेंट कर देना, खुद को सामने नहीं लाना है। So this is called as subservient habitus. Subservient habitus एक ट्रांसलेटर को हमेशा इनविजिबल बना करके रखता है, जिसकी वजह से उसके अंदर की क्रिएटिविटी, उसके अंदर की क्रांति, या फिर जो विद्रोह की भावना होती है, या फिर वह एक एक्सपेरिमेंटल प्रयोगात्मक जो अनुवाद करता है, वो सब बंद हो जाता है। तो यहाँ पर सिमियोनी अपने आर्गुमेंट से ये कहना चाहते हैं कि एक ट्रांसलेटर का जो व्यवहार होता है वह इंडिविजुअल नहीं होता है, वो व्यक्तिगत नहीं होता है, वह एक सामाजिक होता है। ओके तो अब बात चलती है कि ये जो सबमिसिवनेस है, he says that this submissiveness is not a personal feeling but a socially constructed orientation. It is produced and reproduced. यह किसी भी इंसान की खुद की गलती नहीं होती है या खुद की खूबी नहीं होती है, यह वो इंसान किस वातावरण में पला बड़ा है, कौन सी जगह पे उसने पढ़ाई की है, उससे ही इम्पैक्टेड होता है। तो ये कैसे प्रोड्यूस होता है और कैसे रिप्रोड्यूस होता है? पहला, ट्रांसलेटर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। उस ट्रांसलेटर ने कहाँ से किस तरह की शिक्षा ली, कौन से कॉलेज से, कौन से संस्थान में, कौन सा कोर्स उसने पढ़ा हुआ है, तभी वह डिसाइड कर पाएगा कि वो कितना फिडल है, फिडिलिटी उसके अंदर कितनी ज्यादा है। दूसरा, उसका सबमिसिवनेस और कहाँ से आएगा? प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट एंड एथिक्स। प्रोफेशनली वो कितना नियम को फॉलो करता है, उसकी बाउंड्रीज क्या हैं, उसने अपने कौन से बाउंड्रीज, कौन से कोड ऑफ कंडक्ट, कौन से एथिक्स सेट कर रखे हैं, जिस संगठन से वो जुड़ा हुआ है, जिस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, उस प्रोफेशन के अंदर किस तरह के बाउंड्रीज हैं, ये सब कुछ उसके आचार संहिता को निर्धारित करेगा। थर्ड इज पब्लिशिंग इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशंस एंड मार्केट डिमांड। तो पब्लिशिंग इंडस्ट्री के एक्सपेक्टेशन को वो पूरा कर पा रहा है कि नहीं, वो भी उसके हैबिटस को निर्धारित करता है। मार्केट की डिमांड क्या है, वो कितना वफादार होगा, वो कितना कैसा रीडर को अनुभव देना चाहता है,
बाजार की डिमांड क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है, ट्रेंडिंग चीजें क्या चल रही हैं, ये सब भी सबमिसिवनेस को इम्पैक्ट करता है। क्रिटिकल एंड एकेडमिक इवैल्यूएशन ऑफ ट्रांसलेटेड टेक्स्ट। तो किस तरह से क्रिटिक्स जो हैं या एकेडमिक इवैल्यूएटर्स जो हैं वो उस ट्रांसलेशन को किस नजर से देखते हैं। क्रिटिक्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, वो कितना नजदीक देखते हैं कि ये मेन सोर्स से कितना नजदीक है, कितना क्लोज है। एंड कल्चरल हायरार्कीज बिटवीन सोर्स एंड द टारगेट लैंग्वेज कल्चर्स। तो यहाँ पे कल्चर को प्राथमिकता दी जाती है कि कौन ट्रांसलेटर कल्चर के प्रति कितना सबमिसिव है। जैसे कि जब किसी इंग्लिश या फ्रेंच जैसी भाषाओं का अनुवाद होता है तो ट्रांसलेटर को यह ध्यान रखना पड़ता है कि उनके कल्चर को स्पेसिफिकली मेंशन किया जाए, उनके कल्चर को मेंटेन किया जाए। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न कल्चर को श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए एक ट्रांसलेटर को और ज्यादा सबमिसिव रहना पड़ता है जब वह किसी फ्रेंच, इंग्लिश जैसी यूरोपियन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। So that is called as cultural hierarchies. So now let's understand DTS and the norms. DTS का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्टिव ट्रांसलेशन स्टडीज। अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस भी किया था डिस्क्रिप्टिव ट्रांसलेशन स्टडीज के बारे में। तो किस तरह से डिस्क्रिप्टिव ट्रांसलेशन स्टडीज ट्रांसलेशन के नॉर्म्स को, बाउंड्रीज को निर्धारित करते हैं। So Simeoni situates his argument within the theoretical tradition of descriptive translation studies associated with scholars such as Gideon Toury, Jos Lambert, and Manipulation School. तो ये जो डिस्क्रिप्टिव ट्रांसलेशन स्टडीज की परंपरा है, यह परंपरा कहाँ से आई है? तो सिमियोनी ने इस परंपरा को मैनिपुलेशन स्कूल से लिया है, जिसके अंदर दो फिलोसोफर गिडियन टूरी और जोस लैम्बर्ट एसोसिएटेड थे। डीटीएस के स्टडी से एसोसिएटेड थे, वहां से इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लिया। ओके, सो डीटीएस क्या है? डीटीएस मूव्स अवे फ्रॉम पर्सपेक्टिव अप्रोचेस टू ट्रांसलेशन। इट जज ट्रांसलेशंस बाय फिdelity टू अ सोर्स टेक्स्ट टुवर्ड्स descriptive approaches that examine what translation actually do within their target cultures. तो DTS क्या है? पहले जब अनुवाद किया जाता था, ट्रांसलेशन किया जाता था, तो यह एक पर्सपेक्टिव था, अर्थात यह तय करता था कि अनुवाद जो है वो कैसा होना चाहिए, क्या निष्ठावान होना चाहिए। लेकिन जब DTS डिस्क्रिप्टिव पर्सपेक्टिव आया तो ये कहता है कि जो ट्रांसलेशन है ये किस तरह से हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है, कल्चर या सोसाइटी किस तरह से ट्रांसलेशन को इम्पैक्ट कर रहा है। तो यहां से बनते हैं ट्रांसलेशन नॉर्म्स। डीटीएस के अंदर हमें क्या पढ़ना है? ट्रांसलेशन नॉर्म्स। नॉर्म्स क्या है? वो सामाजिक, सांस्कृतिक, कल्चरल, सोशल बाउंड्रीज हैं या बाउंडेशन है जो कि एक ट्रांसलेटर को फॉलो करनी पड़ती है। वह अपने फैसले इन बाउंड्रीज को ध्यान में रखते हुए करता है, क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि जो वो ट्रांसलेट कर रहा है क्या उस समाज में मान्य है, क्या समाज उसको मान्यता देगा, क्या उसको स्वीकृति मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये जो नॉर्म्स थियरी है वो कहाँ से आई है? जोस लैम्बर्ट एंड गिडियन टूरी। ओके, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नॉर्म्स थियरी किसने दिया था? गिडियन टूरी, जोस लैम्बर्ट
और कौन से स्कूल से आई है? मैनिपुलेशन स्कूल से आई है। तो यहाँ पर सिमियोनी ने हैबिटस को और नॉर्म थियरी को दोनों को एक साथ जोड़ दिया। ओके, जिसके भी सवाल है स्लाइड को खत्म कर लेते हैं फिर लेते हैं, अदरवाइज हमारा जो फ्लो है वो ब्रेक हो जाएगा। सर एक बार स्लाइड शो कर दीजिएगा। स्लाइड दिख रही है ना? नहीं दिख रही सर मुझे। बाकियों को दिख रही है क्या? ओके, तो जिसको नहीं दिख एक बार फटाफट रीज्वाइन कर लीजिए। Okay, so DTS moves away from perspective approaches to translation, which judge translations by fidelity to a source text, towards descriptive approaches that examine what translation actually do within their target culture. Central to DTS is the concept of translation norms, the socio-cultural constraints that guide translators' decision. तो सिमियोनी ने कहा कि नॉर्म्स जो है केवल दिशा निर्देश नहीं है, ये ट्रांसलेटर के अंदर बसे हुए हैबिटस को डिसाइड करता है, क्योंकि जो नॉर्म्स होते हैं वह कई तरीके से ट्रांसलेटर का हिस्सा बनते हैं, जैसे कि एजुकेशन, उसकी ट्रेनिंग, किस पब्लिशिंग हाउस में पब्लिश करने जा रहा है, उनका कल्चर क्या है, किस तरह के क्रिटिक्स उसके आसपास हैं, यह सब एक ट्रांसलेटर के हैबिटस को बनाते हैं। इसीलिए एक ट्रांसलेटर जो है बिना सोचे समझे सबसर्विएंट हैबिटस बन जाता है, क्योंकि वह सारे नॉर्म्स से जुड़ा होता है, बाध्य होता है, बंधा हुआ होता है, और वह सोचता है कि मैं अपने आप को सरेंडर कर दूं, सबमिसिव बन जाऊं, ताकि वो बाउंड्रीज सारे जिन बाउंड्री में वो बंधा हुआ है उसके अंदर ही रहे, कोई उसे क्रिटिसाइज ना करे, कोई उसको गालियां ना दे, इसलिए वो अपने आप को उस बंधन के अंदर ही रखता है। So Simeoni connects Turi's norms theory to Bourdieu's habitus, arguing that norms are not merely abstract guidelines but are internalized through social practice, becoming part of translator habitus. तो सिमियोनी का कहना है कि जो नॉर्म्स होते हैं वह कोई एब्स्ट्रैक्ट गाइडलाइंस नहीं होते हैं, यह उस ट्रांसलेटर के अंदर की पर्सनालिटी बन जाती है, वो नेचुरली उन सारे नॉर्म्स को फॉलो करना शुरू कर देता है, उसे किसी गाइडलाइंस को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो हैबिट में पर्सनालिटी का पार्ट बन जाती है, हैबिट हो जाती है। सो नॉर्म्स बिकम्स द हैबिटस, and then we'll be understanding 3 different types of norms in the next slide. If you have noted, then we'll go to the next slide. हाँ जी, किसी का क्वेश्चन था तो अभी पूछ सकते हैं आप। सर मैनिपुलेशन स्कूल क्या है? मैनिपुलेशन स्कूल, ये जो दोनों है ना, ये मैनिपुलेशन स्कूल से कनेक्टेड है। सर इट्स अ इंस्टीट्यूशन या फिर ये कोई आइडियोलॉजिकल मूवमेंट था? Sorry, I got disconnected.
Yes, so I was giving a reply to someone's question. किसी का कोई क्वेश्चन था ना? मैनिपुलेशन स्कूल किसी ने पूछा था। यस सर। तो ये जो मैनिपुलेशन स्कूल है ये आई थिंक 1890s, मुझे भी एक बार देखना पड़ेगा ये कब आया है मैनिपुलेशन स्कूल। आई थिंक 1980s में आया था ये मैनिपुलेशन स्कूल। ट्रांसलेशन स्टडीज के अंदर मैनिपुलेशन स्कूल 1970-1980 में आया, राइट? 1970-1980 में। तो ये कब इमर्ज हुआ है? 1970-1980 डिस्क्रिप्टिव ट्रांसलेशन स्टडीज के अंदर मैनिपुलेशन स्कूल आया है, जो ये कहता है कि जब भी ट्रांसलेशन किया जाता है तो उसके अंदर ट्रांसलेटर चीजों को मैनिपुलेट करता है ताकि वह आइडियोलॉजिकल, कल्चरल और पोएटिक पर्पस को पूरा कर सके। ठीक है? ओके सर, थैंक यू। मैनिपुलेशन स्कूल कब आया था सर, क्या बताएं सर? 1970-1980s में। तो टूरी के हिसाब से 3 तरह के नॉर्म है। टूरी ने कितने नॉर्म्स की बात की है? 3 टाइप्स ऑफ नॉर्म्स गिवन बाय टूरी। फर्स्ट इज इनिशियल, सेकंड इज प्रिलिमिनरी एंड थर्ड इज ऑपरेशनल नॉर्म्स। एक एक करके समझते हैं। इनिशियल नॉर्म क्या है? ओवरऑल पॉलिसी। इनिशियल नॉर्म का मतलब है ओवरऑल पॉलिसी क्या है उसकी। क्या वह डोमेस्टिकेशन करना चाहता है? क्या वह ट्रांसलेटर अपने रीडर के लिए अपने टेक्स्ट को परिचित बनाना चाहता है, आसान बनाना चाहता है, उसके कल्चर के हिसाब से बनाना चाहता है, मतलब डोमेस्टिकेशन, या फिर फॉरेनाइजेशन, जो ओरिजिनल टेक्स्ट में जैसी विशेषताएं, जैसे कल्चर है वैसे का वैसे, भले ही पाठक को कुछ अजीब लगे, रीडर को कुछ समझ आए चाहे ना आए, लेकिन अगर डोमेस्टिकेशन करते हैं तो क्या करते हैं? फुटनोट यूज करते हैं। जैसे हम कल पढ़ रहे थे प्रेमचंद के ट्रांसलेशन को, अहंकार वाला, तो प्रेमचंद ने भी बहुत सारे फुटनोट को यूज किया था। फुटनोट क्यों यूज करते हैं? सोर्स टेक्स्ट में जो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए देसी भाषा में या टारगेट लैंग्वेज। The example is choosing to adapt cultural references for the target audience. Second is preliminary norms. टूरी का दूसरा नॉर्म्स क्या है? प्रिलिमिनरी नॉर्म्स। इसका मतलब डिसीजंस अबाउट विच टेक्स्ट टू ट्रांसलेट एंड इनडायरेक्ट वर्सेस डायरेक्ट ट्रांसलेशन। प्रिलिमिनरी नॉर्म्स के अंदर आता है कि मुझे किस तरह के टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना चाहिए। जैसे कि कल आपने प्रेमचंद को देखा कि वो उस तरह के टेक्स्ट ट्रांसलेट करते थे, जब किसी को नोबेल प्राइज मिल गया तो उन्होंने उसको ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। डिसीजन लेना कि मुझे किस टाइप के टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना, कौन सी किताब है, कौन से लेखक, कौन किसको मुझे ट्रांसलेट करना है। एंड देयर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन, डायरेक्ट ट्रांसलेशन एंड इनडायरेक्ट ट्रांसलेशन। डायरेक्ट ट्रांसलेशन क्या है? सीधे सोर्स लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज में। डायरेक्ट ट्रांसलेशन मीन्स सोर्स लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज में। एंड इनडायरेक्ट ट्रांसलेशन, इनडायरेक्ट मतलब जैसे मान लो कि स्पेनिश से फ्रेंच में ट्रांसलेट करने के बजाय पहले स्पेनिश से इंग्लिश में कर लिया जाए, फिर इंग्लिश से फ्रेंच में किया जाए, तो ये इनडायरेक्ट ट्रांसलेशन हो गया। डायरेक्ट सोर्स से टारगेट में ना करते हुए बीच में कोई एक और लैंग्वेज आ गया, मीडिएटर लैंग्वेज। ओके, दैट इज इनडायरेक्ट ट्रांसलेशन। क्लियर है? इनडायरेक्ट थोड़ा सा। The next one is operational norms. ऑपरेशनल का मतलब होता है कि जब एक ट्रांसलेटर एक सोर्स लैंग्वेज, एक सोर्स टेक्स्ट को ट्रांसलेट करता है तो वह किस तरह के व्यवहारिक फैसले लेता है। अब यहाँ व्यवहारिक फैसले कैसे लेने होते हैं कि उस टेक्स्ट का कौन सा पार्ट ज्यादा एक्सप्लेन किया जाए, कौन सा पार्ट कम एक्सप्लेन किया जाए, क्या कुछ चीजें मुझे छोड़ देनी है या जोड़ देनी है,
जैसे कि कल आपने देखा था प्रेमचंद ने कैसे कैसे चीजों को मैनिपुलेट करके बहुत सारी चीजों को चेंज कर दिया था। तो वो कौन से नॉर्म्स थे? वो सारे प्रेमचंद के ऑपरेशनल नॉर्म्स थे। जैसे कि उसके लेक्सिकल चॉइसेस, कौन से शब्दों का चयन करना है, क्या मुझे शब्दों को रिस्ट्रक्चर करना है, रिस्ट्रक्चरिंग द सेंटेंसेस, क्या मुझे कुछ पैसेज को ओमिट कर देना है, हटा देना है बिल्कुल, क्या मुझे कुछ फ्रेजेस को या फिर कुछ कल्चरल डोगमा को चेंज कर देना है या सेम रखना है। तो ये सारे जो नॉर्म्स हैं, इनिशियल, प्रिलिमिनरी, ऑपरेशनल या सिमियोनी के हिसाब से, ये एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, यह एक ट्रांसलेटर के अंदर बस जाते हैं। ये तीनों ही नॉर्म्स एक ट्रांसलेटर के अंदर, ये बाहरी नियम नहीं रह जाते हैं, ये ट्रांसलेटर की शिक्षा का, उसके एजुकेशन का, उसकी ट्रेनिंग का, उसके प्रोफेशन का हैबिटस बन जाते हैं। ओके, सो नॉर्म्स बिकम्स द हैबिटस। नोट करेंगे, नॉर्म्स बिकम्स द हैबिटस ऑफ अ ट्रांसलेटर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द नॉर्म्स एंड द हैबिटस। इसीलिए उन्होंने टूरी का और फायर बोर्डो दोनों के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लेके आए हैं, यही दिखाने के लिए कि किस तरह से हैबिटस नॉर्म्स का, इन दोनों का रिलेशन क्या है। नॉर्म्स बिकम्स द हैबिटस ऑफ द ट्रांसलेटर। सो एनी क्वेश्चन टिल नाउ एंड यू गो अहेड। समझ आ रहा है या ज्यादा बोरिंग लग रहा है? सर तो ये जो हैबिटस होगा ये इंटेंशनल नहीं होगा, ये इनग्रेन्ड होगा। और अगर अनकॉन्शियस, हमने पढ़ा ना अभी कि वो अनकॉन्शियस होता है, अनकॉन्शियस होता है। तो सर अगर कोई जानबूझ के ये चीज कर रहा है, जानबूझ के कोई ओमिट कर रहा है और ऑपरेशनल नॉर्म को इंक्लूड कर रहा है ट्रांसलेट करने में, तो सर क्या तब भी वो हैबिटस में माना जाएगा? देखो जानबूझ के कर रहा है तो वो हैबिटस नहीं हुआ ना। ओके सर, तो सर वो मैनिपुलेशन स्कूल का वो पार्ट दैट इज मैनिपुलेशन हो गया वो। Now we will study about the social field theory and translation. अभी हमने नॉर्म्स पढ़ लिया, नॉर्म्स समझ लिया, हैबिटस को भी समझ लिया, और अब इन दोनों को मिला करके हम समझेंगे सोशल फील्ड थियरी और ये किस तरह से ट्रांसलेशन के अंदर आती है। एंड लकीली दिस इज द लास्ट स्लाइड, और ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है, सो यू कैन बी हैप्पी एंड रिलैक्स। Simeoni extends Bourdieu's concept of field to encompass the social space in which translation occurs. The translation field is characterized by. तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि सिमियोनी ने जब फील्ड की बात की है, और ये फील्ड कहाँ से आया है? फायर बोर्डो से आया है। फील्ड को किस तरह से ट्रांसलेशन के अंदर यूज किया है। तो ट्रांसलेटर का फील्ड एक ऐसा सोशल फील्ड है जहां पर ट्रांसलेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये एक मैदान की तरह है जहां पर क्रिकेट खेला जाता है, जैसे यहाँ पे हॉकी खेली जाती है। अलग अलग लोग अपनी अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं। तो ये क्या है? इट इज अ कॉम्पीटिंग एजेंट। फील्ड क्या है? ट्रांसलेशन फील्ड क्या है? ये कॉम्पीटिंग एजेंट है जिसमें कि ट्रांसलेटर, एडिटर, पब्लिशर, क्रिटिक, रीडर विद डिफरेंट फॉर्म्स एंड क्वांटिटीज ऑफ कैपिटल। तो एक ट्रांसलेशन के अंदर कई पक्ष शामिल होते हैं, जैसे कि ट्रांसलेटर, एडिटर आई मीन संपादक, पब्लिशर प्रकाशक, क्रिटिक आलोचक, रीडर पाठक, ये सब। और इन सभी के पास अपनी अपनी कैपिटल होती है। सभी के पास कौन सी कैपिटल? कल्चरल कैपिटल, सोशल कैपिटल, इकोनॉमिक कैपिटल, सिंबॉलिक कैपिटल, ये सारी इन सबके पास होती है। तो कौन सा ट्रांसलेटर ज्यादा प्रभाव रखेगा? जिस व्यक्ति के पास जितनी ज्यादा कैपिटल होगी उसका फील्ड भी उतना ही बड़ा होगा, राइट? जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे तो क्या होगा? उसके पास पावर ज्यादा होगा, उसका फील्ड भी बड़ा होगा। तो जिसका जितना बड़ा कैपिटल उतना बड़ा फील्ड। गेटिंग द पॉइंट?
तो फील्ड में उतना ही ज्यादा प्रभाव रखेगा। अगर अनुवादक जो है उसका कैपिटल ज्यादा है तो उसका फील्ड भी ज्यादा होगा, उसका हैबिटस भी उतना इम्पैक्टफुल होगा। अगर पब्लिशर, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि कुछ राइटर्स जो होते थे, जैसे कि टोटल्स मिसलेनी, राइट, व्हाइट एंड सरी की टोटल्स मिसलेनी, जब वो पब्लिशर के पास गई तो पब्लिशर ने अपना ही नाम दे दिया उसमें, बोला ये मेरा नाम है। इसका मतलब कि वहां पर जो पब्लिशर था वो पावरफुल था, उसके पास कैपिटल था, isn't it? तो एक पब्लिशर भी कैपिटल से अपने फील्ड को चेंज कर सकता है। सेकेंड, रूल्स ऑफ द गेम दैट इज कॉल्ड एज डोक्सा दैट रेगुलेट लेजिटिमेट प्रैक्टिस। अब यहाँ पे बात करते हैं रूल्स ऑफ द गेम, मतलब खेल के यहाँ पे कुछ नियम। तो जब भी हम खेल की बात करते हैं तो हर एक गेम के अंदर कुछ नियम जो होते हैं वो निर्धारित होते हैं और कुछ नियम निर्धारित नहीं होते। जैसे कि क्रिकेट के खेल में कौन सी बॉल पर एलबीडब्ल्यू दिया जाएगा और कौन से पे नहीं दिया जाएगा, यह पहले से निर्धारित नहीं होता है। ऑन द स्पॉट अंपायर डिसाइड करता है कि उसको आउट देना है या नहीं देना है, राइट। तो इसी तरह से कुछ नियम ऐसे होते हैं जो यह तय करते हैं कि ट्रांसलेशन जो है वह वैध माना जाएगा या लेजिटिमेट माना जाएगा या इलेजिटिमेट माना जाएगा। इट इज डिसाइडेड बाय द रूल्स। और ये नियम इतने स्वाभाविक होते हैं कि लोग ज्यादातर इनके ऊपर सवाल खड़ा नहीं करते। स्ट्रगल्स ओवर द डेफिनेशन ऑफ गुड ट्रांसलेशन। तो एक अच्छा ट्रांसलेशन क्या है, इसके डेफिनेशन पर संघर्ष होता है, क्योंकि ट्रांसलेशन फील्ड में हमेशा संघर्ष चलता रहता है। इस बात पे कि अच्छा अनुवाद कैसा होना चाहिए, सबमिसिव होना चाहिए, वफादार होना चाहिए, या क्रिएटिव होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए, या रीडेबल होना चाहिए, पाठक के अनुकूल होना चाहिए, या ट्रेंडिंग होना चाहिए, बाजार के अनुकूल होना चाहिए। इस टाइप का ट्रांसलेशन होना चाहिए। Relationship of domination between central and peripheral literary system. तो ये किस रिलेशन की बात चल रही है, पेरिफेरल और सेंट्रल। तो कुछ भाषाएं जो होती है उसे सेंट्रल माना जाता है, जैसे कि इंग्लिश एंड फ्रेंच, और कुछ भाषाएं ऐसी होती है जो पेरिफेरल होती है, जैसे कि हिंदी, बंगाली, उड़िया, मराठी, ये सब पेरिफेरल है। तो इनके बीच का जो रिलेशन है, द रिलेशनशिप ऑफ डोमिनेशन बिटवीन सेंट्रल एंड पेरिफेरल लिटरेरी सिस्टम ऑल्सो डिटरमिन्स द सोशल फील्ड। ये भी सोशल फील्ड को निर्धारित करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा अनुवाद किन भाषाओं का होता है, पेरिफेरियल का होता है या सेंट्रल का होता है? सेंट्रल का ही होता है। सेंट्रल का होता है। वेरी गुड। सो द रिलेशनशिप ऑफ डोमिनेशन, डोमिनेशन किसका है? सेंट्रल का डोमिनेशन हमेशा ज्यादा रहता है और पेरिफेरल का डोमिनेशन हमेशा कम रहता है। तो ये जो डोमिनेशन का रिलेशन है ये भी एक सोशल फील्ड को निर्धारित करता है। ओके, सो दिस फ्रेमवर्क of Simeoni shows how translation is not a neutral linguistic transfer. Translation एक neutral linguistic transfer नहीं है, but it is a politically and culturally charged act embedded within institutional structure of power. तो सिमियोनी यहाँ पे कहते हैं कि ट्रांसलेशन केवल भाषा बदलने की प्रक्रिया नहीं है, यह एक सोशल पावर अर्थात सामाजिक शक्तियां, प्रतिस्पर्धा, इकोनॉमी, पूंजी, इन सब का एक खेल है। और ट्रांसलेटर इस खेल का एक खिलाड़ी है, इस फील्ड में खिलाड़ी है, जिसका हैबिटस और उसका कैपिटल यह तय करेगा कि वह कितना स्वतंत्र रहते हुए या कितना सबमिसिव रहते हुए ट्रांसलेशन कर पाएगा। सर एक बार फिर से बता दीजिए। ये लास्ट वाले लाइन। यस सर। ओके, तो यहाँ पर
लास्ट में एज ए कंक्लूजन डेनियल सिमियोनी दिखाते हैं कि अनुवाद जो है एक भाषा को बदलने की प्रक्रिया नहीं है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में बदल दिया. इट्स नॉट अ लिंग्विस्टिक न्यूट्रल लिंग्विस्टिक ट्रांसफर, बट ये क्या है, यह एक पॉलिटिकली, अर्थात यह एक पॉलिटिक डोमिनेटेड, इसके अंदर पॉलिटिक्स है, इसके अंदर कल्चर है, तो इट इज चार्ज्ड बाय कल्चर. इसके अंदर सामाजिक शक्तियां इंक्लूडेड हैं, कौन कितना प्रतिस्पर्धा करता है, किसके पास पैसा ज्यादा है, किसके पास पावर ज्यादा है, इन सबका एक गेम है. ट्रांसलेशन इज ए गेम और ट्रांसलेटर इस गेम का एक खिलाड़ी है, और इस खिलाड़ी के पास कैसा हैबिटस है और कैसा कैपिटल है यह डिसाइड करेगा कि वह कैसी फील्ड अपनाता है. वह किसी के सामने सिर्फ ट्रांसलेशन करता है, मतलब कि किसी के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए अपने आप को इनविजिबल करके, या फिर स्वतंत्र रहते हुए, इंडिपेंडेंट रहते हुए अपनी मर्जी से करता है. ओके, सो आई ट्राइड माय बेस्ट टू ब्रिंग द लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्स टॉपिक टू द इजी वन. आई होप कि आप सब समझ पाए होंगे. इफ यस, देन वी विल गो टू द क्विज. सो पूरा हो गया ऐसे? हाँ जी, और लंबा चाहते थे क्या? नहीं सर. ओके, मुझे तो इतना ही मुश्किल लग रहा था, इसी को समझने में मुझे करीब 7-8 घंटे लग गए. पर सर आपने समझाया अच्छे से, समझ आ गया पूरा. Thank you. So what is the central theoretical concept that Simeoni borrows from Pierre Bourdieu to analyze translators' normative behavior? So it is habitus. In which journal it was published? So the second is C option, Journal of Translation Studies, 1996. Question number 3. What does Simeoni mean by translators' subservient habitus? So correct answer मैंने यहाँ पे दे दिया है. B is the right answer. A deeply ingrained disposition of submission to the source text, author, and dominant translation norms. Question number 4. Which of the following best describes Bourdieu's concept of field as applied by Simeoni to translation? तो ये एक सोशल स्पेस है जहां पर एजेंट हैं, हायरार्कीज हैं, फॉर्म्स ऑफ कैपिटल हैं. Next question, Simeoni situates his argument within which major tradition of translation studies? इस ट्रेडिशन पर इनका ज्यादा फोकस रहा है, तो यह है DTS के ऊपर, डिस्क्रिप्टिव ट्रांसलेशन स्टडीज. इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. Next question, how does Simeoni extend Turi's concept of translation norms using Bourdieu's social theory? So he argues that norms are not just cognitive rules, but are embodied in the translator through social conditioning. B is the right option. Question number 7, which of the following is not listed by Simeoni as a factor that produces and reinforces the translator's subservient habitus? कौन सा नहीं है? Very true. So translator's native language dominance is not concerned with the factor. He is the right answer. मतलब आप सबने बहुत बढ़िया से पढ़ा है. What is Simeoni's institutional affiliation as listed in 1996 article? इनका affiliation कहाँ से जुड़े हुए हैं? Yes, he is from York University, Toronto, Canada. Which scholar's critique of translator invisibility does Simeoni analyze, directly, support, and extend?
किस स्कॉलर के ट्रांसलेटर इनविजिबिलिटी को यहाँ पे हमने प्रेजेंट किया है? इट इज लॉरेंस वेनेटी। बी। Last question, lengthy one. What is the summary of this article? Yeah, B. So it introduces body's full sociological apparatus into translation studies for the first time, opening an interdisciplinary dialogue between translation and social theory.